हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। ठीक है। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक देखेंगे भारत का संविधान और देखेंगे राज्य व्यवस्था। पहले देखेंगे भारत का संविधान, उसके बाद देखेंगे राज्य व्यवस्था। तो भारत का संविधान कैसे बना, उसके पीछे क्या कहानी थी, वो हम लोग पहले देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में जो आएगा भारत में या किसी भी देश में हम देखेंगे तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलता है। शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्टेट के मुख्यमंत्री ये सब आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान और उसके बाद देखेंगे राज्य व्यवस्था। तो भारत के संविधान बनने के पीछे क्या क्या कहानी थी, क्या बैकग्राउंड था, उसको हम लोग कहते हैं संविधान का विकास। भारत के संविधान का विकास, क्योंकि भारत का संविधान हमको पढ़ना है, पूरी दुनिया का संविधान से हमको कोई मतलब है नहीं। ठीक है। चलिए, तो भारत के संविधान का हम विकास कर देखते हैं। तो भारतीय संविधान का विकास, हेडिंग दे दीजिए संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। ठीक है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक है। तो पहला भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, क्योंकि सभी को पता है कि भारत में जो ब्रिटिश का जो शासन चलता था, वो ब्रिटिश का शासन का नींव जो रखा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रखा गया था। उसके पश्चात ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन यहाँ पर चला। तो दूसरा हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश जो ताज था उसके अंतर्गत भारत में जो है समय समय पर नियम कानून लाया गया था। उसके अंतर्गत जो है संवैधानिक विकास देखने को मिला। तो दो भाग में हम लोग बांट दिए भारत के संवैधानिक विकास को। कितने भागों में? दो भागों में। तो ये जो है पहला भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो है संवैधानिक विकास हुआ, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास देखने को मिला। तो इसमें जो है समय समय पर क्या हुआ कि एक संविधान के तौर पर एक चार्ट आता था, एक नियम कानून का एक चार्ट आता था। उसी चार्ट के द्वारा जो है भारत में शासन होता था। तो देखिए, सबसे पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1786। ठीक है। इसके पश्चात आया था चार्टर एक्ट 1793। ठीक है। देखिए, पहला कौन आया था? 1773, दूसरा 84, तीसरा 86, चौथा 93। ठीक है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे 1813, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1833, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है। उसके पश्चात देखेंगे 1853। ठीक है, 53। देखिए, एक बात आप लोग नोट करिएगा कि जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे खुद का नोट्स बनाना है। खुद का क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। क्योंकि देखिए, अपना नोट्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अपना जो नोट्स होगा वही हमेशा याद रहेगा। ठीक है। जितना भी मार्केट में बुक देख लीजिएगा तो पढ़ तो लीजिएगा, वैरायटी वैरायटी का बुक देखने को मिलेगा। आप जब मार्केट निकलिएगा, जब बुक स्टॉल पर जाइएगा तो एक से एक बुक देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, क्योंकि रंग बिरंगा रंग से जो है उसमें लिखा रहता है। आप उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारा बुक खरीद लेते हैं, उसके चक्कर में पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ भी लिए तो वो कन्फ्यूजन पैदा करता है और एग्जाम में याद नहीं रहता है। इसलिए खुद का नोट्स बनाना है। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि दूसरी की बीवी और अपनी बीवी में फ़र्क यही होता है कि अपनी बीवी हमेशा काम आती है, उसी प्रकार से कि अपना नोट्स जो है हमेशा आपको काम आएगा। इसलिए अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो देखिए, भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग दो चरणों में देखेंगे। तो पहला चरण देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। इसमें हम देखेंगे 1773 का चार्टर एक्ट। दूसरा देखेंगे, देखिए हम तो शॉर्ट में लिख दिए, सबका ईस्वी लिख दिए, आपको नाम भी लिखना है। क्या नाम लिखना है? तो पहला लिखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद लिखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी दो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 और 86। यहाँ पर लिख देते हैं पिट्स। पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया नाम, आगे बताएंगे। अभी तो लिख नहीं पाएंगे, हेडिंग जब लिखेंगे तो वहाँ पर लिख देंगे। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट था, उसी के नाम पर ये एक्ट का नाम रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। तो एक एक करके हम जो इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगले देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास क्या क्या देखने को मिला था। तो सबसे पहला आया था 1858।
अंठावन, यानी भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1861, 1861 यानी भारत शासन अधिनियम 1858 हो गया। उसके बाद देखेंगे 61 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1892 का, 1892 यानी भारत शासन अधिनियम, या उसी को बोल सकते हैं भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। कि भारत में शासन करने के लिए समय समय पर जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है एक संविधान के तौर पर एक चार्ट आता था, उसी के अनुसार जो है भारत में क्या चलता था, शासन व्यवस्था चलता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1909, 1909 इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम। आगे हम चर्चा करेंगे मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, ये सब हम बाद में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं 1919, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है, 1919 में आया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1935, 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। इसके पश्चात आता है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय संविधान का जो विकास है उसको हम दो चरणों में बांटे हैं, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है पहला जो अधिनियम आया था उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही लग रहा है रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। यानी किसी को हम रेगुलेट करते हैं, यानी किसी को हम कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा हम एक्ट लाते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है पहला आया था 1773 में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चार्ट बना लिए होंगे, अब एक एक करके हम इसको पढ़ना है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग जो है इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो पहला हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप लोग हेडिंग दे दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए यानी अब जो है यहाँ से जो है भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है नियम जो बनाकर यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो छोटे छोटे जो एरिया था भारत में उसको कब्जा करके वहाँ पर अपना अधिकार कर लेता था, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगा कि अब जो है समय आ गया है कि ब्रिटिश का जो संसदीय क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। और भारत का जो क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश संसदीय जो क्षेत्र है उस पर दबाव बनाया जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश संसदीय प्रभाव को स्थापित किया गया, किसके माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय जो क्षेत्र है उस पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कहने का मतलब क्या, जो ब्रिटेन की संसद कहेगी करने के लिए वही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उसमें सबसे पहला प्रावधान यही था कि भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लैंड में दो संस्था बनाई गई थी, ठीक है। तो एक को बोलते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं इसको बोलते हैं COD, BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगे देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी BOD, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इसको बोलते हैं COD भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो COD, तो COD को अगर हम देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD यानी निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। BOD आगे देखेंगे वो भी आएगा। तो BOD होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर क्या था, निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और एक था हितधारकों का मंडल, हितधारकों का मंडल, यानी दूसरा क्या बन गया, हितधारकों का मंडल। इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, COP, ठीक है। ये क्या था, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। देखिए दोनों का काम क्या था,
काम ये था, निदेशक मंडल का काम था कि यहाँ पर गवर्न करना, यानी यहाँ पर शासन व्यवस्था को देखना, ठीक है। और हितधारकों का जो काम था वो था कि नियम कानून जो बन के आएगा उस पर कंट्रोल करना। देखिए, हितधारकों का मंडल में जो भी लोग सदस्य थे, ये सदस्य कौन थे, कि जो व्यक्ति का पैसा लगा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कहने का मतलब जिस जिस लोगों का शेयर था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो एक अपना प्रतिनिधि भेजा, ठीक है। और सभी मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था हितधारकों का मंडल, ठीक है। तो इसमें किसका प्रतिनिधि था, तो जिस जिसका शेयर इसमें था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसका प्रतिनिधि का संगठन था हितधारकों का मंडल, ठीक है। और इसमें जो है निदेशक मंडल में, यानी सरकार का, वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका इसमें लोग रहते थे और यहाँ पर शासन व्यवस्था को देखते थे। तो दो संगठन हम देख लिए, तो दोनों संगठन कहाँ बना था, तो ब्रिटेन बना था, ठीक है। आगे देखें, इसमें अगला प्रावधान ये था कि अब तक देखिए, अब तक अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो देख लीजिए छोटा सा नक्शा के माध्यम से, यहाँ पर मिलेगा आपको कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा मुंबई, यहाँ पर मिलेगा मद्रास, जिसका भी वर्तमान नाम चेन्नई है। तो मुंबई यहाँ हो गया, यहाँ पर मद्रास, और यहाँ पर हो गया आपको मुंबई, जिसका पुराना नाम बम्बई था। तो मेजर यानी भारत में मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी था, बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी जिसको कह सकते हैं। तो तीनों में क्या होता था, अलग अलग गवर्नर होता था, ठीक है। बंगाल का अलग गवर्नर, चेन्नई का अलग गवर्नर, यानी मद्रास का अलग गवर्नर, और बम्बई का अलग। तो इसमें प्रावधान किया गया कि तीनों गवर्नर में से एक को, किसको, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, यानी जी शॉर्ट में हम लिखते हैं गवर्नर जनरल। इसमें यानी रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बाकी जो बच गया उस सभी को गवर्नर ही रहने दिया गया। और कहा गया कि अब से बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत जितने भी गवर्नर बच गए हैं वो सभी काम करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या, सुप्रीम पावर किसको दे दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखिए ये प्रावधान देख लिए कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। ये प्रावधान हो गया, यानी गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आया था, ठीक है। डायरेक्ट ये गवर्नर जनरल बन के नहीं आया था। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये नीचे पद से ये वहाँ तक पहुँचे हैं। ये डायरेक्ट वहाँ तक नहीं आए थे किसी और पोस्ट पर, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम जो सिर्फ है संवैधानिक विकास देख रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें इसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी। देखिए गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स खुद पूरे भारत को अब नहीं संभाल सकता था। कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे भारत का शासन अब उसके अंदर आ गया, यानी जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र था उस सभी का शासन कहाँ से लेगा, तो बंगाल से। तो अकेले नहीं कर पाएगा। जैसे वर्तमान में अगर देखते हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, उसको सहायता करने के लिए क्या होता है, एक मिनिस्ट्री होता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे अभी भारत में हम देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग करने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। उसी प्रकार से जो बंगाल गवर्नर जनरल था उसको सहायता करने के लिए 4 सदस्य उसको सहायता करने के लिए जो है 4 सदस्य बनाया गया था, एक समिति जिसके तहत जो है इनका शासन चलता था और ये सहयोग करते थे उसमें, किसमें, तो वारेन हेस्टिंग्स को सहयोग करने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में। अगला देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके और जितना भी पॉइंट हम लिखते हैं सभी को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या हुआ कि 1774 में क्या हुआ कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जो है पहले किया गया था, कब? तो 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय बना था, अभी वर्तमान में जब देखेंगे दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें कुल 34 मेंबर है, 33 प्लस 1 34 मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? तो एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 हो गया उसका अन्य न्यायाधीश, जिसको हम अन्य न्यायाधीश कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बना था, कहाँ पर? तो कोलकाता में। तो उसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, 3 प्लस 1 4 सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो देखिए एक न्यायाधीश हो गए जिसका नाम था एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। ये क्या थे? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन हो गया? सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, हाइड, चैम्बर्स, और लिमेस्टर। ठीक है, एंड लिमेस्टर यानी 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3। एक का नाम था हाइड, दूसरा का नाम चैम्बर्स, तीसरा का नाम लिमेस्टर। ठीक है, हाइड, चैम्बर्स एवं लिमेस्टर। ठीक है, अब देखिए सर एलिजा एम्पे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये 3 आपसे कम पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेगा। नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इसलिए पूछता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी बंगाल में, तो उसका प्रथम जो है चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान था? सबसे पहला प्रावधान था कि 2 संगठन बना था। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। एक का नाम था निदेशक मंडल, दूसरा का नाम था हित धारकों का मंडल। एक का नाम था गवर्न करना, दूसरा का नाम था नियम कानून पर कंट्रोल करना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट आया पहली बार, यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी जितने भी गवर्नर था सबको उसके अंदर कर दिया गया और कहा अब इसका बात जो है पूरे भारत के गवर्नर मानेगा। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ? प्रथम बार जो गवर्नर जनरल का पोस्ट आया तो पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स को सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया, जिसको बोलते हैं वायसराय की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद हेल्प करता था गवर्नर जनरल को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्य थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कुल 4 सदस्य थे इसमें। तो न्यायाधीश कौन हो गया? 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। तो आशा करते हैं कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है 1784 का एक्ट देखेंगे। चलिए हेडिंग दे दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए पहला का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए आया था। अब इसका नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मतलब क्या है? पिट्स का, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे? तो विलियम पिट थे। इन्हीं के सम्मान में, यानी इन्हीं के नाम पर जो है इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। समझ आ गया होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में पिट्स का क्या मतलब है, यानी पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया? तो ब्रिटेन को उसमें प्रधानमंत्री थे सर विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट के नाम पर रखा गया। देखिए अब इसमें प्रावधान क्या था? तो प्रावधान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहली बार देखते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो जो गवर्नर जनरल का एक परिषद बनाया गया था 4 सदस्यीय, तो उसका काम क्या था? उसका काम 2 काम था।
एक था व्यापारिक काम, दूसरा था प्रशासन काम। यानी दोनों काम जो है वो परिषद के द्वारा देखा जाता था। ठीक है, व्यापार भी देखना है और प्रशासन भी करना है। तो अब इसमें क्या क्या आ गया कि व्यापारिक कार्य, व्यापारिक कार्य, व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य, व्यापारिक एवं प्रशासनिक, प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण, पृथक्करण किया गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यापारिक कार्य कहा गया क्या, जो कार्यकारिणी परिषद है उसका दोनों कार्य हम अलग कर देते हैं, एक व्यापारिक कार्य, एक प्रशासनिक कार्य। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा संस्था बनाया जाएगा जिसमें वो सिर्फ व्यापारिक कार्य करेगा, कोई ऐसा संस्था बनाया जाएगा जो सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए जब 1773 का एक्ट आया था तो उसमें दो संस्था बनी थी, एक था निदेशक मंडल, दूसरा था हितधारकों का मंडल। अब इस एक्ट में जब 1784 का एक्ट आया, इसमें कहा गया हितधारकों के मंडल को हम समाप्त करके एक नया संगठन बनाएंगे। और जो पहले से निदेशक मंडल था, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए COD, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही था, 1773 में ही था। कहा गया कि ये जो है अब से क्या करेंगे, व्यापारिक कार्य करेंगे, व्यापारिक कार्य। ठीक है, तो व्यापारिक कार्य कौन किया, जो पहले से बनी हुई संस्था थी, ठीक है, जिसका नाम था COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको बोलते हैं निदेशक मंडल। ठीक है, अब एक नया संस्था बनाया गया, एक नया संस्था बनाया गया जिसको बोलते हैं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक नई संस्था बनाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं नियंत्रक मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कितना सदस्य था, तो 6 सदस्य, यानी कहने का मतलब 6 सदस्यीय जो है, 6 सदस्यीय जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, एक नई संस्था है। इसका काम क्या था कि भारत में प्रशासन को देखना, यानी प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य देखना। प्रशासनिक कार्य देखने के लिए क्या बनाया गया था, नियंत्रक मंडल। और व्यापारिक कार्य करने के लिए जो है निदेशक मंडल, जो पहले ही बना हुआ था, उसका काम रह गया व्यापारिक कार्य, यानी कहा कि तुम अब जो है व्यापारिक कार्य देखो। ठीक है, और प्रशासन करने के लिए हम एक नया समिति बनाते हैं, एक नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम होगा नियंत्रक मंडल। इसमें 6 सदस्य हो गए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट जो संस्था था ये देख लिए, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि हम व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एरिया जब बढ़ता है, पॉपुलेशन भी बढ़ता है, तो वहाँ पर प्रशासन जो करने का जिम्मेवारी होता है वो भी बढ़ जाता है धीरे धीरे। उसके बाद व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, घटने के चांस ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोड बढ़ रहा था, इसलिए जो है संस्था को डिवाइड करना पड़ा, व्यापारिक कार्य को और प्रशासनिक कार्यों को। ठीक है, हुआ क्या, पहला जो आया था एक्ट, उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण जो है भारत पर स्थापित किया गया, यानी कंट्रोल जो है कहाँ से अब होगा, ब्रिटेन की संसद से। अब इसमें कहा गया, जब 1784 का एक्ट आया तो अब कहा गया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्षेत्र ऑक्युपाई किया गया है भारत में, वो सभी के सभी क्षेत्र अब कहलाएगा ब्रिटिश क्षेत्र। क्या कहलाएगा, ब्रिटिश क्षेत्र, यानी ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा। अब जो भारतीय क्षेत्र है, यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान देख लिए, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रावधान था नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1786, 2 पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1784 का और 1786 का। चलिए, तो ये आप हेडिंग दे दिए 1786। आप लोग वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 1786, पिट्स इंडिया एक्ट 1786। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 2 आया था, 1784 का और 1786 का। अब हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1786 इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्या हुआ कि कार्यकारिणी परिषद बनाया गया था। किसका कार्यकारिणी परिषद, तो गवर्नर जनरल का। तो देखिए जब 1773 का एक्ट आया था, 1773 का, उसमें 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद था। लेकिन जब 1784 का एक्ट आया उसमें से 1 सदस्य को कम करके 3 सदस्य बना दिया गया।
कार्यकारिणी परिषद के कितने सदस्य हो गया, 3 सदस्य, ठीक है। लेकिन 1786 का जब एक्ट आया, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1786 आया, तो उसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, तो गवर्नर जनरल की परिषद क्या करती थी, सहयोग देती थी, यानी किसी भी मैटर पर जो है गवर्नर जनरल को सहयोग करना उसका काम रहता था। तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल कभी भी अपने बात को रख सके, यानी परिषद के बात को काट सके, ये जो है पावर दिया गया, जिसको बोलते हैं वीटो पावर, यानी विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, जिसको बोलते हैं वीटो पावर, वीटो पावर। 1786 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है क्या मिला था, यानी वीटो पावर मिला था, वीटो पावर यानी विशेषाधिकार मिला था। तो वीटो पावर जो है किस एक्ट के तहत दिया गया गवर्नर जनरल को, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1786। अब कहने का मतलब क्या हुआ, वीटो पावर क्या है, तो वीटो पावर परिषद की बात, यानी जो कार्यकारिणी परिषद थी, यानी सहयोग करने वाली जो संस्था थी जिसमें 3 सदस्य था, ठीक है, तो वो जो निर्णय लिया, यानी समिति जो निर्णय लिया, उस समिति के निर्णय को काटकर और गवर्नर जनरल खुद का निर्णय दे सके, यही है वीटो पावर, यानी खुद की मनमानी करना। कहने का मतलब सीधा सीधा खुद की मनमानी, यानी जो आपको सही लगे वही काम आप करिए, ठीक है, तो वीटो पावर दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहली बार वीटो पावर किसको मिला था, तो देखिए 1786 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही तो वीटो पावर उपयोग करेगा, तो उसमें थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लिख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो वीटो पावर का उपयोग करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य था, 73 में 4, 84 का जब एक्ट आया उसमें हो गया 3, वर्तमान में भी इसमें 3 देखेगा, 1786 के एक्ट में भी कितना देखेगा, 3। लेकिन परिषद के ऊपर जो है अपना फैसला सुना सके गवर्नर जनरल, इसलिए उसको क्या दिया गया, वीटो पावर दिया गया। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं 1793 का एक्ट, ठीक है। इसमें आएगा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लिख लीजिए हेडिंग, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। अब देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो हुआ क्या कि उसमें जो है अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाइए भारत में शासन करिए, व्यापार करिए। तो व्यापार करते करते धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया। तो क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया भारतीय क्षेत्र में व्यापार करने का। एकाधिकार क्या होता है कि उसके अलावा कोई भी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, वो भी कौन सी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, यानी ब्रिटेन का कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा व्यापार भारत में नहीं करेगी, ये था एकाधिकार मिला हुआ था। तो क्या हुआ, जब 1793 का एक्ट आया, इसमें कहा गया हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया। एकाधिकार को क्या किया गया, एरो दे दिए, एरो मतलब बढ़ाया गया, ठीक है। 20 वर्षों के लिए जो है एकाधिकार, किसका एकाधिकार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का, उसको कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है, 1793 में अगर 20 हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 1813। इसका मतलब क्या, 1813 तक ये प्रावधान दिया गया था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, 20 वर्षों के लिए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इससे पहले जब 1786 का एक्ट आया था, 1786 का एक्ट आया था, तो उसमें वीटो पावर दिया गया था। उसके बाद देखिए 1784 का जब एक्ट आया था, उसमें एक नई संस्था बनी थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं, एक नई संस्था बनी थी जिसका काम क्या था कि भारत में जो है प्रशासनिक कार्य को देखना, तो इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। तो नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे, 6 सदस्य था,
तो 6 सदस्य का वेतन जो है उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। ठीक है, अब कहा गया कि अब जो है इसका जो वेतन जो मिलेगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? तो भारतीय राजस्व से इसका वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1793 के एक्ट में दो प्रावधान, क्या क्या? तो पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार जो मिला है, भारत में जो है एकाधिकार जो मिला है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर हैं, उसको जो वेतन जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो भारतीय राजस्व से मिलेगा, यानी भारत के पास जो पैसा है उसी पैसा से इसका वेतन मिलेगा, क्योंकि काम ये भारत के लिए कर रहा है तो पैसा हम क्यों दें? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना ये था। ठीक है, तो ये दो प्रावधान इसमें हो गया। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान इससे पहले जो 1786 में हम देखें वो हो गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं किस में? तो 1813 का चार्टर एक्ट, हेडिंग दे दीजिए, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 20 वर्ष तो हो गया 1813 में। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहना हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को है अभी हटा रहे हैं। ठीक है, तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ? पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, दो चीज को छोड़कर। एक हो गया चीन, दूसरा हो गया चाय। तो चीन के साथ व्यापार, चीन और चाय, दो चीज। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत पूछता है। देखिए हाल ही में बिहार एसआई मेंस का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो लड़का में बहुत कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन इसलिए था कि वहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार कह रहा था। ठीक है, तो लड़का लोग मार देता है 1833 का, क्योंकि 33 में कुछ और प्रावधान है, वहाँ पर आंसर होना चाहिए था 1813 और हुआ भी वही आंसर। ठीक है, तो 1813 में क्या हुआ कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है, और चीन और चाय के साथ व्यापार को रहने दिया गया। और जब हम आगे पढ़ेंगे, जब 33 का चार्टर एक्ट आएगा उसमें कहा गया था कि कंपनी का व्यापारिक कार्य को ही समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी अब व्यापारिक कार्य नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या था? व्यापारिक एकाधिकार। एकाधिकार कहने का मतलब हुआ कि भारत में जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी भी आकर व्यापार कर सकती है। ठीक है, और लेकिन दो चीज़ को छोड़कर, एक चीन के साथ व्यापार सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाय का व्यापार, चाय का व्यापार कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि देखिए यूरोप में हम लोग चाय पीते नहीं थे, उत्पादन करते थे लेकिन पीते नहीं थे। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने ही या यूरोपीय लोग जब भारत में आए तो वही सब जो है पिए और उसके देखकर हम भी पीना शुरू कर दिया। तो भारत में चाय कोई नहीं पीता था। ठीक है, तो ये यूरोप की देन है कि भारत में लोग चाय पीना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लिए एकाधिकार को क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। अगला हम लोग देखते हैं, एक महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था कि भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास के लिए, शिक्षा के विकास, ठीक है, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया सालाना, देखिए 1 लाख वार्षिक, 1 लाख वार्षिक, 1 लाख वार्षिक रुपया का प्रावधान किया गया कि भारत में हम क्या करेंगे? शिक्षा का विकास करेंगे। ठीक है, शिक्षा का विकास करने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान था कि 1 लाख रुपया वार्षिक। जैसे देखिए कि अभी बजट पेश होता है। ठीक है, सभी देश का, सभी राज्यों का क्या होता है? अपना अपना बजट होता है जो 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है कि 1 वर्ष में हमको क्या करना है। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो है अलग अलग पैसा आवंटित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना देना है, डिफेंस के क्षेत्र में कितना देना है, सभी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना देना है, रेलवे कितना देना है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और सब में अलग अलग पैसा प्रावधान किया जाता है। उसी प्रकार से इस चार्टर एक्ट में था कि हम जो है भारत में शिक्षा के विकास करने के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक जो है प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें साथ एक चीज़ और जोड़ दिया गया था कि भारत में अब जो है ईसाई धर्म गुरु, यानी ईसाई जो धार्मिक लोग हैं वो भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी तक जो है पूरी तरह से सरकार जो है सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन सरकार अब खुलेआम कह दी कि अब जो ईसाई मशीनरी, इसको बोलते हैं ईसाई मिशनरी। मिशनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईसाई लोग हो गया, धार्मिक लोग, जैसे हम लोग पंडित बोलते हैं, ठीक है, मुस्लिम मौलवी बोलते हैं, उसी प्रकार से ईसाई लोग हो गया। तो ईसाई मिशनरी के लोग जो है इसमें भारत में आकर और धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, ये प्रावधान इसमें था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत आने वाला प्रथम ईसाई कौन था, तो वो था सेंट थॉमस। देखिए यहाँ पर अब नोट कर सकते हैं, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस ये था भारत आने वाला प्रथम ईसाई था, सेंट थॉमस था, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग इसमें क्या क्या प्रावधान था 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक हम जितना पढ़े ना सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद दो चीज़ों को छोड़कर, क्या क्या, चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है। अगला तक क्या था, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखते हैं सेंट थॉमस भारत आने वाला प्रथम जो है क्या था, ईसाई व्यक्ति था। और उसके बाद ईसाई मिशनरी यानी ईसाई लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया और धार्मिक प्रचार स्टार्ट हो गया। चलिए इसके पश्चात हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तब आप लोग हेडिंग दे दीजिए 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए सॉरी 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग अब देखने वाले हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिए 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए हुआ क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है, इस एक्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, देखिए बहुत दिन आप व्यापार कर लिए, अब थक चुके हैं, एक एक काम का इतना दिन बार बार करिएगा, ठीक है, हो गया। अब दूसरी कंपनी को दीजिए व्यापार करने के लिए। आप जो है नहीं कहते हैं, आप तो राजा बन रहे हैं, आप क्या है नौकर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, आप व्यापार मत करिए अब। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब जो है व्यापारिक कार्य मत करिए, इतना बड़ा साम्राज्य है भारत का, आप सिर्फ प्रशासन का काम करिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से ही मना कर दिया गया, यानी व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया गया। चलो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त। देखिए क्रॉस लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया गया, ठीक है। आप लोग को पूरा सेंटेंस लिखना होगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि क्रॉस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, समाप्त हो गया, व्यापारिक कार्यों को क्या हुआ, समाप्त कर दिया। अब इसके साथ साथ जो चाय और चीन के साथ व्यापार जो था, एकाधिकार जो मिला था, वो भी समाप्त हो गया, ठीक है। अलग से इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं चाय एवं चीन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में, वो कब जाकर समाप्त हुआ, तो 33 में जाकर इसको भी समाप्त किया गया। क्योंकि अब व्यापारिक कार्य है ही नहीं तो एकाधिकार किस बात की, ठीक है। अगर एकाधिकार तभी मिलता जब ये व्यापारिक कार्य करता, अब तो व्यापारिक कार्य ही नहीं करेगा तो क्यों मिलेगा एकाधिकार, ठीक है। चलिए इसके पश्चात देखिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसके पश्चात ये हुआ कि अभी तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा था, किसका, बंगाल का, ठीक है, क्योंकि 1773 में पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स। अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1833 के चार्टर एक्ट में कहा अब जो है बंगाल का गवर्नर जो है पूरे भारत का गवर्नर कहलाएगा, ठीक है। तो पूरे भारत का गवर्नर अब जो है भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है, यानी भारत के गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है किस चार्टर एक्ट के तहत आया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो दोनों एक ही व्यक्ति है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 1828 से 35 तक ये रहेंगे, लेकिन
ये प्रावधान बीच में ही आ गया था 33 में, क्योंकि 28 में स्टार्ट किए थे अपना कार्यकाल और 35 तक रहेंगे। तो इनका टेन्योर जो है दो चीज़ में आ गया, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल में भी और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में भी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यहाँ पर लिख लीजिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो इन्हीं के समय में ही 1834 में, देखिए 33 में ये एक्ट आया, एक साल के पश्चात 1834 में जो है एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 1834 में, देखिए 1834 में जो है एक विधि आयोग बना था। विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, ये विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है मैकाले का बहुत ज़्यादा रहा था। तो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1834 ईस्वी में। तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था ये स्थापना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा स्थापना किया गया था। तो कोई भी आयोग जब बनता है तो आयोग अपना रिपोर्ट सरकार को देती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो विधि आयोग बना था, इस विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1843 ईस्वी में भारत में जो है दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 ईस्वी में दास प्रथा यानी विधि आयोग कहा था कि भारत में दास प्रथा बहुत ज़्यादा है, इसका समाप्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जो है 1843 में जाकर जो है ये समाप्त हो गया दास प्रथा। देखिए दास प्रथा क्या था? अभी वर्तमान में जब देखेंगे तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम करता है, उसके एवज में उसको जो है मंथली या ईयरली हो गया या साप्ताहिक हो गया या डेली हो गया, कोई भी आधार पर जो है उसको पैसा मिलता है और उसके बदले में वो काम करता है। या कोई ड्राइवर हो या कोई नौकर हो, कुछ भी हो, ठीक है, काम करता है, उसको पैसा मिलता है। लेकिन उस समय क्या परिस्थिति थी? काम भी करवा लिया, पैसा भी नहीं दिया, खाना भी सही से नहीं दिया। बोला कि चलो खाना देंगे, लेकिन वो भी सही से नहीं मिलता था। इसी को बोलते हैं दास। ठीक है, यानी बिना सैलरी के किसी को काम करवाना और प्रताड़ित भी करना, गाली गलौज, ये भी मतलब उसको सम्मान भी नहीं मिलना। देखिए 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। किसके तहत? जब विधि आयोग बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि दास प्रथा का जब अंत हुआ था, ये हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। दास प्रथा का जब अंत हुआ था, बार बार पूछता है किस गवर्नर जनरल के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो उसमें गवर्नर जनरल जो थे एलिनवरो थे। एलिनवरो। तो लॉर्ड एलिनवरो के समय में दास प्रथा का क्या हुआ? उन्मूलन हुआ, यानी अंत हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो ये विधि आयोग बना था, विधि आयोग में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो विधि आयोग बना था 1834 में, यहाँ पर 1 + 3 = 4। टोटल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो है दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जो आया था, इसमें क्या हुआ कि कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है उसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पोस्ट पहली बार आया था। इससे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहली बार जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो कौन बना? ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक के समय में 1834 में एक विधि आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसमें कुल सदस्य संख्या 4 थी, जिसमें से 3 अन्य सदस्य और एक मुख्य सदस्य जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो विधि आयोग बना था, इसके रिपोर्ट के आधार पर ही 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी अंत किया गया था। ठीक है,
चलिए, ये हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। हम लास्ट पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था उसका लास्ट जो है चार्टर एक्ट आया था 1853 में। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। (1853) का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, जब 1784 का अधिनियम आया था, कब? 1784 का। उसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसका दो कार्य था। एक कार्य था प्रशासनिक कार्य, दूसरा कार्य था व्यापारिक कार्य, यानी दोनों कार्यों को देखता था। तो 1784 में प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, ठीक है। तो प्रशासनिक कार्य में दो चीज़ आ जाता है, एक तो प्रशासन भी करना है, दूसरा जब जरूरत पड़े तो उस जरूरत के अनुसार नियम भी बनाना है, छोटा छोटा नियम। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अगर जरूरत पड़ता है तो कुछ नियम कानून जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लागू कर देता है। तो वो इंस्टेंटली अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा कानून वह बना सकता है। जैसे कोरोना काल में हुआ था कि कुछ कानून ऐसे बना दिया जाता है लोकल लेवल पर। तो उसी प्रकार से जो कार्यकारिणी परिषद था उसका दो कार्य था, एक प्रशासन की जिम्मेवारी तो था ही और उसके साथ साथ विधि भी बनाना था, यानी जो ज़रूरत पड़ेगा छोटा छोटा नियम कानून भी बनाना है। तो जब 53 का एक्ट आया उसमें क्या हुआ, ये दोनों कार्यों को अलग कर दिया है। कौन कार्य? तो प्रशासनिक कार्य। देखिए, ये 84 वाला था, 53 वाला में क्या हुआ, प्रशासनिक कार्य एवं विधायी कार्यों, प्रशासनिक कार्यों एवं विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया। कहने का मतलब विधान बनाने यानी विधि बनाने, जिस प्रकार से भी वर्तमान में देखेंगे भारत में विधि जो बनता है वो भारतीय संसद में बनता है, ठीक है। तो उस समय संसद तो था नहीं, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार विधि कार्यों के लिए, ठीक है। पहली बार जो है विधि कार्यों के लिए अलग जो है एक संगठन बना था जिसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। तो ये केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में गठन हुआ था। इसमें कुल 12 सदस्य थे उस समय। केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। 12 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था जिसका काम था विधायी कार्य करना, यानी विधान बनाना, नियम कानून बनाना। देखिए, वर्तमान में जो संसद भवन है उसकी कल्पना कब हो गया था? 1853 में ही हो गया था। तो मतलब भारत का संवैधानिक विकास देख रहे हैं, जो वर्तमान में संविधान है, जो संसद की चर्चा अभी भारत के संविधान में है, वो कहाँ से लिया गया है? 1853 के चार्टर एक्ट में देखिए पहले से ही प्रावधान है, ठीक है। अगला क्या हुआ कि जब प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया, तो प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया तो प्रशासन का क्षेत्र और बढ़ गया, ठीक है। इसमें और लोगों की आवश्यकता होगी। तो क्या हुआ, पहली बार जो है प्रशासनिक कार्यों के लिए सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया, यानी सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो एग्जाम के माध्यम से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके माध्यम से जो है ये स्टार्ट किया गया था पहली बार। किस एक्ट के तहत? 1853। क्वेश्चन पूछता है कि सिविल सेवकों की प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1853 के अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है संवैधानिक विकास का प्रथम चरण देख लिए, जिसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ हम देखें। पहला देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1786, उसके बाद जो चार्टर एक्ट 1893, 1813, 1833, 1853, इतना हम लोग आज देख लिए। अगले क्लास में हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और खुद से नोट्स बनाइए। खुद से नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमेशा जो है आपके दिमाग में घूमते रहेगा। आप कहाँ पर क्या लिखे हैं वो भी दिमाग में आता है, ठीक है। और जब आप सोते हैं, सोने से पहले एक बार रिकॉल करिए कि आज हम पढ़े क्या, ठीक है। जब कॉपी आप पढ़ के आप फिर वो सोते हैं तो उसमें क्या होगा, रिकॉल होना चाहिए,
ठीक है। तो सुबह उठने के बाद ये आपको याद आएगा कि हाँ ये हम चीज़ पढ़े थे, ठीक है। तो खुद से अपना नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करिए, तब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।